अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीन ख़बरों में बात करेंगे। एक तो ये कि जी पाकिस्तान ने ईरान को बता दिया है कि मायदा क्या है, और ईरान की तरफ से हैरत अंगेज़ स्टेटमेंट आई है इस मायदे के हवाले से, और ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी और स्पीकर भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे, ये बात करेंगे। दूसरी ख़बर ये है कि जी पाकिस्तान ने बड़ा फ़ैसला किया है कि तेल के मसला पाकिस्तान का हल हो जाएगा। जो तेल की किल्लत है, पेट्रोल की, पाकिस्तान को कभी भी किल्लत नहीं होगी। अब उसके लिए एक बड़ा फ़ैसला किया गया, इस पर बात करेंगे। और तीसरी ख़बर है कि हज के हवाले से जो वज़ारत मज़हबी उमूर ने जो फ़ैसला किया है, उस हवाले से कोर्ट का फ़ैसला है कि आप जो आज़मीन हज के मावन जाते हैं, मावनीन हज, उनको दोबारा भेजा जा सकता है, मगर वज़ारत हज इस वक्त जो है वो उनके लिए कोटा लगा रही है। इस पे कुछ लोग जो है वो सरकारी अफसरान भी परेशान हैं, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और उसके पीछे क्या है। अच्छा जी, बड़ी ख़बर, मक्का मायदा जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा है तुर्की में, इस वक्त इस्तंबुल में सेलिब्रेट किया जा रहा है, रियाद में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस्लामाबाद में किया जा रहा है, आतिशबाजी भी हो रही है और हर तरफ से उसकी वेलकम भी हो रहा है। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, हर जमात के लोग, अभी हाफिज़ नईमुर रहमान, सब ने इसको वेलकम किया। यानी कि पाकिस्तान की अपोजिशन के लोगों ने वेलकम किया। हुकूमत के लोग तो कह ही रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर का बयान आया कि जी मक्का मायदा किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये एक कहते हैं कि दिफा है, ताकत के ज़रिए दिफा। ताकत के ज़रिए दिफा का मतलब है जैसे डेटरेंस होती है, जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि इतनी ताकत इकट्ठी कर ली जाए कि जंग ही ना हो। बेसिकली ये मकसद है। मकसद जंग करके किसी को हराना नहीं है, बल्कि जंग को रोकना है ताकत के ज़रिए। और जब ताकत इकट्ठी होती है तो ये बात है कि वो जंग के रास्ते रोकती है। जिस तरह के न्यूक्लियर डेटरेंस पाकिस्तान का, उसकी वजह से कभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खुली जंग नहीं हुई जब से दोनों न्यूक्लियर पावर बने। तो ये एक ताकत के ज़रिए जंग रोकने का मायदा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। फिर उसके अलावा इसहाक डार ने कहा। तो आज बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि इसहाक डार साहब ने जनाब अब्बास अरागची को फ़ोन किया, ईरान के वज़ीर ख़ारजा को, उनको एतमाद में लिया कि मायदा क्या है, उसमें आप टारगेट नहीं हैं। फिर उन्होंने फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे भी रब्ता किया, उनसे भी बातचीत हुई। और जो बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, इस्माइल बकाई जो कि फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जमान है ईरान के, उन्होंने आज पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। मैं हैरान हूँ कि जो पाकिस्तान में लोग मुखालफत करते थे, अब वो क्या कहेंगे कि पॉलिसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि जी हमें इस मायदे से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान और तुर्की के साथ हमारे गहरे ताल्लुकात हैं, देरपा ताल्लुकात हैं, और ये हमारे दोस्त ममालिक हैं। हमें इस मायदे से कोई फ़ायदा नुकसान नहीं, बल्कि कंसर्न हमारे लिए नहीं। सऊदी अरब से भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मायदे से कोई कंसर्न नहीं, बल्कि अच्छी बात हुई है कि रीजन के ममालिक को रियलाइज़ हुआ कि अमेरिका गारंटर सिक्योरिटी का नहीं हो सकता, बल्कि आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा। तो ये ऐसी बड़ी स्टेटमेंट है, ये बड़ी हैरान कुन स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से ये जो कहा जा रहा था कि जी ईरान बड़ा ख़तरा महसूस कर रहा है, ईरान इसकी मुखालफत करेगा, अहले तशी के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद बन रहा है, सारी बात गलत साबित हो गई। जो पाकिस्तान में कुछ अहले तशी हज़रात ने कहा था कि जी बहुत गलत हो रहा है, तुर्की ने गद्दारी की है, बाकी मुल्कों ने ये कर दिया वो कर दिया, उनको अब समझ आ जानी चाहिए कि जो ख़ुद ईरान है, आप उससे ज़्यादा तो वफ़ादार ईरान के नहीं हो सकते। ईरान कह रहा है कि हमें कोई मसला नहीं है, ये सेक्टेरियन बुनियादों पे नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी पेशरफ्त है कि अमेरिका के फ़रागत का, रीजन से निकलने का ज़रिया बन रहा है। अब वो लोग क्या कहेंगे। तो ये बरकतों वाला एक अच्छा मायदा हो रहा है, जिसमें उस उम्मत मुस्लिमा की यूनिटी का तासुर आ रहा है, जंग रुकने की तरफ जा रही है बात। तो हर तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत अच्छी बात सामने आ रही है। और आने वाले दिनों में एक जो बड़ी ख़बर आ रही है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस्माइल बकाई जो कि तर्जमान है, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इसकी दावतनामा मिल चुका है और जल्द ही जो डेट्स आपस में तय करके करेंगे। यही बात पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान जो ताहिर अंद्राबी साहब हैं, उन्होंने भी हमें कही थी कि जी दावतनामे का मतलब होता है कि दावत एक दूसरे को दी जाती है, फिर उसके बाद डेट्स जो है वो बाहमी ताउन से और बाहमी कोऑर्डिनेशन के साथ, यानी दोनों की रजामंदी से डेट्स तय की जाती हैं। वो कहते हैं ये शादी की तरह का इन्विटेशन नहीं है, इसमें फ़िक्स डेट्स तय हो के फिर इन्विटेशन दिया जाता है, बल्कि इसमें ये दावत ऐसी है जिसमें डिप्लोमेटिक दावतनामे ऐसे होते हैं कि जिसमें आप दौरे की दावत देते हैं और फिर जो डेट्स हैं वो बाहमी कंसल्टेशन के साथ तय होती हैं। तो वो दौरा करेंगे पाकिस्तान का। तो ये जो इसके फॉल आउट्स हैं वो पॉजिटिव आना शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान से कुवैत ने भी रब्ता किया है, मिस्र की भी बात हो रही है। तो कुवैत को भी पाकिस्तान ने बताया, और कुवैत और कतर के इस मायदे में जल्द शामिल होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं ज़राए के मुताबिक। अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर हज के हवाले से मैं करना चाह रहा था कि हज, आपको पता है कि हर साल हज होता है, तो मावनीन हज की बड़ी तादाद पाकिस्तान से जाती है, जो कि सरकारी मुलाजिमीन होते हैं। अब उनका होता है NTS टेस्ट, उसके ज़रिए उनकी सिलेक्शन होती है।
ये पहले तय हुआ था कि NTS टेस्ट में जो पास होंगे उनको सेलेक्ट करके उनको भेजा जाता है, और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो ज़ाहिर है उनको ख़ुद पता होता है कि मीना के जो मकामात हैं वो कौन कौन से हैं, जो जहाँ पे मतलब आप वकूफ़ अरफा कहाँ करना है, मुज़दलिफ़ा कहाँ पे है, मुज़दलिफ़ा में कहाँ रात गुजारनी होती है, वो कौन सी जगह है, मीना के ख़ैमे कहाँ हैं, रास्ते किधर से जाते हैं, बसें कहाँ से मिलती हैं, उसकी चीज़ें क्या हैं, उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे होती हैं, सऊदी गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, कवायद क्या हैं, किनको पाबंदी करनी है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं, तो वो फ़ायदा देते हैं। उन्होंने कहा कि जी जो कुछ जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कह रहे हैं कि वजारत अब जो है वो पाबंदी आयद कर रही है कि जी जो 2-3 दफ़ा जा चुके हैं, 3 दफ़ा की हद लगाई गई है कि 3 दफ़ा जो जा चुके हैं उसके बाद उनको नहीं जाने दिया जाए, उनको बैन किया जाए। इस पर पिछले साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए थे कुछ मुलाजमीन, उन्होंने कहा कि ये तो मेरिट के ख़िलाफ़ है कि हम लोग कुछ तैयार होते हैं, हमें पता होता है, तो हम जाना चाहें तो हमें इजाज़त होनी चाहिए, और NTS टेस्ट के ज़रिए हमारा टेस्ट जैसा भी होगा उसमें हम पास होंगे तो जो मेरिट पे बनता है वो चला जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया कि बिल्कुल मेरिट पे होना चाहिए। अब वो उन मुलाजमीन का ये कहना है कि ये फिर भी जो वजारत मजहबी उमूर है उस पर कोटा लगा रही है और उस पर पाबंदी लगा रही है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कानून से और उसके फ़ैसले से मुतसादिम है। अच्छा, मैंने फिर इस पर वजारत मजहबी उमूर के एक आला हुकाम से बात की जो कि देखते भी हैं, जो इन सारे मामलात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि जी ऐसी बात नहीं है, हम जो कोर्ट का फ़ैसला है उसको अमल किया जा रहा है, और 70% की कैद है कि 70% तक वही होंगे जो पिछले हैं, बाकी जो है वो टेस्ट के ज़रिए 30% नए लोग आते हैं। मेरे ख्याल में वैसे 30% वाली बात तो दुरुस्त बात है, अगर ये तादाद रख ली जाए कि 70% पुराने और 30% नए, तो हर नए लोगों को भी मौका मिलेगा। जो पुराने मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि जो नए लोग हैं वो ख़ुद गुम हो जाते हैं मिना में, अरफात में, उनको पता नहीं चलता, बता कुरैश में या अजीज़िया में उनको जगह का पता नहीं होता, कई दफ़ा ख़ुद वो अपना सीख रहे होते हैं तो दूसरों की हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन फिर आप सोचें कि जो नए लोग हैं वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होंगे, उनको कभी मौका ही नहीं मिला गया। ऐसी बात है जैसे कोई लोग कहते हैं कि जी जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, तो नया बंदा किधर से एक्सपीरियंस हासिल करे, वो जॉब लेने जाता है उसको जॉब ही नहीं मिलती क्योंकि जी एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस कोई देगा, कोई जॉब पर रखेगा तो एक्सपीरियंस बनेगा, तो ये एक वो चीज़ बन रही है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि दरमियानी रास्ता ही बेहतर रास्ता है, जिसमें पुराने भी होने चाहिए, नए भी होने चाहिए। पुरानों का ये फ़ायदा ज़रूर है, हम देखते हैं कि जो एक्सपीरियंस लोग होते थे वो हमें बताते थे, वो रास्ते को सही तरीके से समझते हैं, जगहों को समझते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो नए आने वाले हैं उनको भी अच्छी तरह ट्रेन किया जाए, उनको भी रूल्स रेगुलेशन बताए जाएँ, और एक मिक्स रखा जाए नए और पुराने का, ताकि जो पुराने हैं वो नयों को सिखाते रहें साथ साथ, और फिर नए बैच भी, नया ब्लड भी आता रहे और पुरानों को भी मौका मिलता रहे। तो ये एक बात थी जो हज के हवाले से थी, मैंने कहा कि ये आपको बता दूं कि ये होने जा रहा है। तो बड़ी ख़बर आ रही है, तीसरी ख़बर जो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के तेल के मसले हल होने वाले हैं। सऊदी अरब और कुवैत की मदद से पाकिस्तान के तेल का मसला हमेशा के लिए, सप्लाई का मसला हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहा है। उस हवाले से पाकिस्तान कुवैत और सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान में एक बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी बनाने का इम्कान है, और उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं, बल्कि पॉलिसी आके उसके बाद पाकिस्तान में ये होने जा रहा है। इसी वजह से आज आप देखेंगे कि रिफाइनरीज़ के शेयर्स जो हैं स्टॉक मार्केट में, NRL को देख लें, सिनर्जी को देख लें, अटक रिफाइनरी को देख लें, उनके सबके शेयर्स को अपर कैप लगा है, यानी कि वो ऊपर चले गए। उसकी वजह यही थी कि ये पॉलिसी आ रही है, और ये पाकिस्तान में अब वो स्टोरेज फैसिलिटी बनाएंगे, स्ट्रेटिजिक रिज़र्व कायम करेंगे, ताकि जो बाबुल मंदब बंद होता है, हरमूज़ की कोई डिस्ट्रप्शन होती है तो वो यहाँ से आगे तेल भेज सकेंगे। पाकिस्तान की बंदरगाह भी यूज़ होगी, पाकिस्तान की रिफाइनरीज भी यूज़ होंगी, और जब पाकिस्तान में कोई जंग या कोई मसला होगा तो वो पाकिस्तान भी वो स्ट्रेटिजिक रिज़र्व से ले सकेगा, ये भी उसकी शर्त शामिल होगी। तो पाकिस्तान और इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आएगी, तो ये बहुत अच्छी खबर है, और ये पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से जो मसले होते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और जब पाकिस्तान को खुदा न खासा जंग की बात होती है, आपको पता है ना 2019 में जो जंग हुई थी, तो कहते हैं जी, इमरान खान कहते हैं जी, बाजवा साहब कहते हैं किसी ब्रीफिंग में कि जी हमारे पास तो तेल ही नहीं है, 30 दिन का तेल है, पेट्रोल है, तो हम कैसे जंग लड़ें। तो आसिम मुनीर साहब ने लड़ के दिखाई ना जंग आपको। दिलेर लोगों को अल्लाह ताला मदद भी देता है। इन्होंने तो ऐसी कोई बात की नहीं थी, उन्होंने कहा था जवाब आएगा ही आएगा, और जवाब आया, और उस जवाब ने किधर पाकिस्तान को पहुंचा दिया। आप देखें दुनिया के बड़े बड़े तहादों में उसका नाम आ रहा है। आप इंडिया के टीवी चैनल्स उठा के देख लें और मातम को देख के आप समझ जाएँ कि पाकिस्तान किधर तक जा चुका है। आपको कम से कम यही लिटमस टेस्ट होना चाहिए ना कि आपका जो मुखालिफ है वो कितना परेशान है, और मुखालिफ परेशान है तो इसका मतलब है कोई अच्छी चीज़ ही हो रही होगी ना। तो अच्छी चीज़ें हुई हैं।
तो बहरहाल ये तेल का जो मामला है ये बहुत अच्छी खबर है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक और अच्छी खबर ये आई है कि रेमिटेंसेस इस दफ़ा 13% बढ़े हैं, $3.6 बिलियन के रेमिटेंसेस आए। अभी भी ये उतरे नहीं जितने कुर्बानी के महीने में आए, लेकिन ज़ुल्हिज्जा में हमेशा ज़्यादा आते हैं, लोग कुर्बानी करते हैं पाकिस्तान में, उसको 4 बिलियन क्रॉस कर गए थे पहली दफ़ा। तो रेमिटेंसेस भी अच्छे आ रहे हैं और ये भी खबरें तो आने वाले दिनों में इकॉनमी के हवाले से आपको अच्छी खबरें मिल सकती हैं, स्टॉक मार्केट में भी अच्छी खबरें मिलेंगी। तो ये अच्छी खबरें जो होंगी वो हमारे लिए बहुत बेहतर एक मुस्तकबिल की नवीद साबित हो सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा ही होगा। अब जाते जाते हम अल्लाह और रसूल की बात जो हमेशा करते होते हैं वो भी करनी चाहिए, क्योंकि ये ही असल वो है। मैं कुरान पाक की सूरह वाक़या पढ़ रहा था। सूरह वाक़या में जिस तरीके से बताया गया कि 3 तरह के ग्रोह पैदा हो जाएंगे जब आखरत होगी, क़यामत होगी। इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा हाफ़िज़तुर राफ़िया इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रुज्जा इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। तुम 3 ग्रोहों में बढ़ जाओगे जब क़यामत आएगी, जो जिसने होना ही होना है, उसके लिए कोई झूठ, कोई दलील काम नहीं आएगी, उसने होना है। तो उस दिन 3 ग्रोहों में मुसलमान बढ़ जाएंगे। मुसलमान नहीं, 3 ग्रोहों में इंसान बढ़ जाएंगे। एक दाएं हाथ वाले होंगे, एक बाएं हाथ वाले होंगे और एक साबिकून अल-अव्वलून होंगे जो बहुत ही आला दर्जे के होंगे। अब उन दर्जों के हवाले से अल्लाह ने उन तीनों के हवाले से अहवाल बताएं। जो साबिकून हैं कहते हैं उनकी तो क्या ही बात है, बहुत आला तरीन मकाम पे जन्नतों में आला तरीन दर्जात में होंगे। और वो सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन, वो यानी कि जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा उसमें होंगे और आखिर में जो आने वाले जैसे हम लोग हैं वो हमारी तादाद कम होगी, क्योंकि ऊंचे रुतबों वाले लोग होंगे। उसके बाद फिर उनकी जो तारीफ़ें लिखी हैं और उनका जो मकाम लिखा है वो अल्लाह ताला हमको साबिकून में कर दे तो क्या ही बात है, अपनी रहमत से कर सकता है। हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं, ना ही हमारा ये दौर, ना माहौल, ना इस तरह के अमाल हैं। फिर उसने कहा कि जो अस्हाबुल यमीन हैं, जो दाएं हाथ वाले हैं, उनकी क्या बात है। फिर उनको इतना प्यार से अल्लाह ने जिक्र किया। आप ये सूरह वाक़या पढ़ें, तर्जमे के साथ मैं आपको अर्ज़ करूँगा, फिर आपको पता चलेगा कि वो उनके हवाले से कितने प्यार से कहा गया कि कैसे कैसे फ़र्शों पे होंगे, कैसे कैसे उनको इनामात अल्लाह ताला देगा। फिर अस्हाबुश शिमाल जो बाएं हाथ वाले हैं, अल्लाह पाक महफूज रखे हमें भी अस्हाबुश शिमाल बनने से, कि उनके साथ क्या क्या होगा। जो जहन्नमी लोग होंगे, जो नाफरमान लोग होंगे, तो अल्लाह ताला हमें उनसे महफूज रखे। तो ये सूरह पढ़िएगा उस तर्जमे के साथ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला किस प्यार से ज़िक्र करते हैं अस्हाबुल यमीन का भी और साबिकून अल-अव्वलून का भी। और आपको शौक़ पैदा होगा कि हमें भी अल्लाह ताला इन 2 ग्रोहों में शामिल कर ले और अल्लाह ताला हमें तीसरे ग्रोह जो अस्हाबुश शिमाल हैं उनसे महफूज रखे। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आज का सच।